हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है चौबे शर्मा। आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपको मैंने बता दिए थे। अब आज मैं जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज से बचे हुए हैं उनको मैं बेटा यहाँ करवाऊंगा और साथ ही साथ आपको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आप हमारी बात को ज्यादा समझ सकें और क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर सकें। ठीक, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग का 5वां क्वेश्चन हम लोगों का शुरू होगा। 4 क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं। ठीक, तो 5वां हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जानेंगे कि हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या सॉल्व करना है और कैसे कैसे चीजें हम लोग को फाइंड करनी है। तो इसमें लिखा है क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णनगर have allotted a rectangular plot of land for their gardening activity. Sapling of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in the figure 7.14. The students are to sow seeds of flowering plants on the remaining area of plot. इसमें आपका एक डायग्राम बेटा बना हुआ है। जब आप हमारी वीडियो जब भी आप देखा करें, आपसे मैंने कहा तो बुक आप जरूर सामने लेके बैठा करें। तो ये आपका एक पूरा रेक्टेंगुलर प्लॉट ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऊपर से जैसे कुछ जानकारी कुछ ज्यादा इसमें हमें मिल नहीं रही है। जो हमसे नीचे पूछा गया वो हम लोग देखते हैं कि भाई टेकन, ये जो पॉइंट में हमें ये दे रखा है रेक्टेंगुलर प्लॉट कौन सा दे रखा है, ABCD। ठीक, ये हम लोगों को एक प्लॉट दे रखा है। तो हम लोगों को क्या करना है कि इसमें हम लोगों को A पॉइंट को ओरिजिन मानना है पहले वाले में। ठीक है, डिस्टेंस 1 मीटर दे रखी है। ठीक है, हाँ, डिस्टेंस जो है 1 मीटर दे रखी है और ए हमें ओरिजिन मानना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, हमें ए को ओरिजिन मान के हमें जो है इनके वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल क्या कोने ही तो होते हैं बेटा, PQR। मतलब ए को ओरिजिन मानो और PQR के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। तो भाई जो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है उसी को हम लोग अंग्रेजी में लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ सुनेंगे आप लोग और लिखने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि टेकिंग A as the origin। ठीक है, taking A as the origin, the coordinates of the vertices P, Q and R is given by P, Q and R is given by। ठीक है भाई, तो हमसे पहले वाले पार्ट में हमसे क्या रहा है कि भाई आप क्या करिए, आप ए को ओरिजिन मानिए और उसी के साथ जब आप ए को ओरिजिन मानेंगे तो हमें बताइए पी, क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या होंगे। तो ठीक है, तो हम इस फिगर से बेटा हम लोग इसको पहचानेंगे कि फ्रॉम फिगर, अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये कोऑर्डिनेट्स कैसे आए। फ्रॉम फिगर पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बेटा 4,6 होंगे, क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 3,2 होंगे और जो आर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके क्या होंगे बेटा 6,5 होंगे। जहां पर एडी जो है वो आपकी एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, एंड जो आपका ए बी होगा वो आपकी क्या होगी, वाई एक्सिस होगी। ठीक, अब देखिए इसमें आपको इतना तो समझ में आ गया कि हमें ए ओरिजिन माना है। अब आप अगर इसको डायग्राम में अपने बहुत अच्छे से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो एडी है, एडी आपको पूरे मतलब जो हॉरिजॉन्टल वाली होती है वो बेटा क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, आपको बेटा दिख रहा होगा। ठीक, और साथ ही साथ एबी आपकी क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। और ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इसे हम कहते हैं बेटा मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब ग्राफ्स में आते हैं 2D प्लेन और XY प्लेन में। और उसमें तो मैंने बहुत मतलब ये समझिए कि सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने अभी तक का। ठीक है, तो उसमें भी आप ये देख लीजिए कि देखो सबसे पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है, सिमिलरली XY और ये भी XY। तो अगर आप यहां पर से देखेंगे तो जब आप पी के कोऑर्डिनेट्स आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे 4,6। मतलब आप यहां से काउंट करेंगे तो ये जो P है ना, ये वाला पॉइंट ये बेटा 4 पे आ रहा है और यहाँ पर किस पे आ रहा है 6 पे। तो ये 4,6 आपको यहां पर से मिलेगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से बता देता हूं, ये P को जब आप यहां से अंडरलाइन करेंगे तो ये P पॉइंट यहाँ पर देखिए मेरी जहां पे फिंगर है वहां 4 है और यहाँ पर आप देखिए ये 6 आ रहा है, तो 4,6। सिमिलरली जब आप Q के देखेंगे तो Q के आप यहाँ पर से लाइन खींचेंगे इधर से तो एक 3,2 यहाँ से ऐसे करके बन रहा है और R के 6,5 ये आपका बन गया है। ठीक, अच्छा सही। अब हमसे कहा गया है कि व्हाट विल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिस ऑफ ट्रायंगल PQR इफ C इज द ओरिजिन। अगर देखो पहले हमसे कहा गया था A को ओरिजिन मानो, PQR के कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब हमसे कहा गया है कि भाई C को ओरिजिन मानो और PQR के कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो वो भी अभी मैं लिख देता हूं यहाँ पर। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे कि टेकिंग
सी एज द ओरिजिन, वो जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही, टेकिंग सी एज द ओरिजिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस P, Q एंड R, ठीक है। तो एक आपके होंगे बेटा 12, 2, ठीक है, एक आपका होगा मेरे भाई 13, 6 और एक आपका होगा 10, 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहां पर भी मुझे एक्स और वाई एक्सिस को मेंशन करना पड़ेगा, जहां सीबी जो है वो बेटा एक्स एक्सिस होगी और जो सीडी है वो आपकी क्या होगी, वाई एक्सिस होगी। ये तो मैं डायग्राम पे ये बना रहा हूं, ये आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं, हियर सीबी इज एक्स एक्सिस एंड सीडी इज वाई एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग हम क्या करेंगे, सी को ओरिजिन मानेंगे और हम भाई एक आपको वैसे बता दें, जैसे मान लीजिए ये आपका एक प्लॉट दे रखा है ए बी सी और डी, ये मान लीजिए आपका एक ट्राइंगल दे रखा है, हम आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्यू है, ये पी है, ये आर है, ये पी क्यू आर, एक मान लीजिए हम लोग को ट्राइंगल दे रखा है। तो देख लीजिए ये बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हम लिख भी दे रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है यहाँ पर, ये भी हम लिख दे रहे हैं, ये भी हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है, ठीक है मेरे भाई। तो चाहे हमसे कह दे कि हमने ए को ओरिजिन माना है, चाहे हमसे कह दे हमें बी को ओरिजिन माना है हमने इसमें, चाहे कह दे कि सी को ओरिजिन माना है, चाहे हम कहते हैं डी को ओरिजिन माना है। और अगर हमसे कहता है कि इनके कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए या इनका एरिया बताने के लिए अगर हमसे वो कहता है कि आप इसका एरिया निकाल के दिखाइए, ठीक है ना बेटा। अगर हमसे ये कह देगा कि आप सबसे पहले क्या करें, देखो फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहे हैं कि ए को आप मानिए ओरिजिन, चाहे बी को, चाहे सी को, चाहे डी को, और अगर मुझे इनका एरिया कैलकुलेट करना है तो भाई सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल में तो बेटा क्या है, सेम है। जब ट्राइंगल एक ही है तो हम चाहे कोई भी ओरिजिन माने, चाहे ए माने, चाहे बी माने, चाहे सी माने, चाहे डी माने, इसका मतलब हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा मेरे बेटे, सेम आएगा। तो हम थर्ड पार्ट में हमसे यही पूछा गया है कि अब आप क्या करें, जब आपने ए को ओरिजिन माना था तो आप इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकाल के दिखाइए मुझे, साथ ही साथ आपने जो सी को ओरिजिन माना था मेरे भाई, इनका एरिया निकाल के दिखाइए, ठीक है। और देखिए अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, व्हाट विल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिस ऑफ अ ट्राइंगल पीक्यूआर इफ सी इज द ओरिजिन, ये काम हम लोग कर चुके हैं। ऑल्सो कैलकुलेट द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल इन दीज केसेस। बच्चे क्या करते हैं, इसी में इसका निकाल के छोड़ देते हैं। दीज केसेस मतलब बोथ का पूछा गया है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं ये पूछा गया है। तो अब तभी मैंने आपको छोटा सा डायग्राम बना के आपको मैंने समझाने की कोशिश करी कि चाहे बेटा ट्राइंगल तो प्लॉट में एक ही है ना, तो हम चाहे ए को ओरिजिन माने, चाहे बी को, चाहे सी को, चाहे डी को, हम अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालते हैं तो बेटा हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो यही बस हमें बताना था। अब हम जो हमारा बचा हुआ जो प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट करके इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, फिनिश करेंगे, ठीक। तो हम यहां पर लिखेंगे कि फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, कि हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करना है और स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है। तो हम यहां पर एक और लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इन केस ऑफ ओरिजिन ए, इन केस ऑफ ओरिजिन ए, कि भाई मतलब ऐसे अपने आंसर को हमें रिप्रेजेंट करना है कि टीचर चाह के भी हमारा मार्क्स ना कट कर सके। अब देखिए इतना बढ़िया तरीके से आपको लिखाया जाता है पूरा एक एक क्वेश्चन, इससे टीचर मतलब खुश होकर बिल्कुल आपको नंबर देगा कि बच्चे ने एक एक चीज को जो हम चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही उसको उसने एक्सप्लेनेशन दिया। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें पी क्यू आर, कौन से केस के लिए, ओरिजिन ए के लिए। और ओरिजिन ए के लिए हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 है ना, इसे आप लिखेंगे सबसे पहले। तो आप सबसे पहले यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स है उन्हें लिख लीजिए 4,6, एक आपके पास है मेरे भाई 3,2 और एक है मेरे भाई 6,5। और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो भी हम आपको कैसे याद करना है वो भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है कि हाफ, ठीक है, 123, ठीक है, प्लस 231, ठीक है, प्लस 312। ये हमें बेटा किसी ने पहले नहीं बताया था, हम भी जहां पढ़ते थे, लेकिन एक बार तो मैंने सोचा था कि यार यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ 2 3 1 है, यहाँ पे 3 1 2 है, तो तभी मैंने एकदम से अपने खुद की आइडिया लगा लिया था कि 123, 231 और 312। तो ऐसे आप भी याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप बेटा मेंशन कर दीजिए x1/1, इसे मान लीजिए x2/2 और इसे मान लीजिए x3/3। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो मैथ करने का तरीका हो सकता है सबसे अलग हो, ठीक है, क्योंकि मैं हर चीज को बिल्कुल मेंशन करके करवाता हूँ ताकि कोई भी चीज बिल्कुल भी छूट ना पाए। अब देखिए हाफ हमने यहाँ पर रख दिया है, सब वैल्यूज हमारे सामने, x1 की वैल्यू बहुत समझ करके रखेंगे, या 4 रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, x1 की वैल्यू तो 4 है ना भाई, उसके बाद y2 माइनस y3 मतलब y2 2 है और ये 5 मतलब 2 माइनस 5, और जो माइनस की वैल्यू होगी उसे आप बहुत ध्यान से रखेंगे। प्लस आप x2 की वैल्यू यहाँ कर तो कोई है नहीं माइनस की, तो x2 की वैल्यू बेटा 3 आ जाएगी, y3 मेरे हिसाब से 5 है और ये 5 माइनस 6 और प्लस का x3 जरा ध्यान दीजिए, x3 कितना बेटा 6 है, y1 माइनस y2 मतलब 6 माइनस 2, ठीक।
अब ये स्क्वायर ब्रैकेट आप लगा दीजिए, जो एरिया आपका कितना आ गया देख लीजिए एक बार, 4 इंटू ये कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा, ये कितना बचेगा प्लस का 3, और ये कितना बचेगा 5 माइनस 6 मतलब बेटा -1 और प्लस का 6, 6 में से 2 का कितना बचेगा 4 बचेगा। तो एरिया की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी देखिए, -12 -3 प्लस 6 चौक 24, तो माइनस का 15 प्लस का 24, तो मेरे हिसाब से एरिया की वैल्यू यहाँ पर 9/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो आपके जो एरिया है ना वो 9/2 आया है स्क्वायर यूनिट का। कब? जब हमने ओरिजिन किसको मेरे भाई माना था, हमने ए को ओरिजिन माना था। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इन केस ऑफ ओरिजिन सी। हाँ मेरे भाई सी को ही तो माना था, और जो सी के जो कोऑर्डिनेट से रखे वो मेरे भाई आप लिख लीजिए कि 12,2 दे रखा है, 13,6 दे रखा है, एंड भाई कितना दे रखा है 10,3 दे रखा है। यही तो भाई बिल्कुल जैसे उसमें क्या था ऐसा इसमें, इसे आप मेंशन कर दीजिए x1/1, इसे मेंशन कर दीजिए x2/2, इसे मेंशन कर दीजिए x3/3। तो ये जो एरिया आ जाएगा ये बेटा हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो बेटा ऊपर लिखा हुआ है, इसी में लगा दीजिए। x1 की वैल्यू बेटा यहाँ पर से रखिए मेरे भाई, 12 में से बराबर आएगा देख लीजिएगा 9/2, y2 माइनस y3, y2 6 है, 6 माइनस 3, y2 माइनस y3 प्लस का x2 की वैल्यू देखिए 13 है, इसके बाद क्या है y3 माइनस y1 मतलब y3 3 और माइनस का 2। अब एक वैल्यू और बची है प्लस का मेरे बेटे x3 कितना है 10 है, और y1 माइनस y2 मतलब 2 और माइनस का 6। ठीक, इसे बेटा सॉल्व कर लीजिए, देखते हैं कितना आंसर आएगा। तो एरिया बराबर हाफ 12 इंटू 6 में से 3 गया 3 बचेगा, प्लस का ये तो 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 13 बचा कितना होता है बेटा 13 होता है, ये बचेगा माइनस का 40। तो एरिया बराबर ये कितना हो जाएगा हाफ, ये 48 प्लस का 13 और ये माइनस का 40, ये कितना बचेगा ये 8 बचेगा। ठीक है, ये शायद इतना ही आएगा ना, 6 माइनस 3 माइनस 2, और ये कितना देखिए ये तो 12 का 12 36 होता है। ठीक है, ये 36 हो गया आपका, और ये देखिए यहाँ पर एरिया बराबर हाफ, ये कितना हो जाएगा बेटा 13 माइनस का 4, तो ये कितना आ गया आपका 9/2 स्क्वायर यूनिट। 36 होता है। ठीक, तो 36 माइनस 40 बड़ा है इसलिए माइनस का 4, और 13 में से 4 कितना बचेगा 9/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक, तो आप यहां पर एक 9 लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एट ओरिजिन ए, या सिर्फ और सिर्फ लिख दीजिए ओरिजिन ए बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एट ओरिजिन सी, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप इतनी सी बात आप लिख लेंगे, रुक जाए हम खुद ही लिख देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एट ओरिजिन बेटे कौन सा सी। ठीक, तो दोनों का भाई कितना है, आप चाहे तो कैलकुलेट मतलब एक ए बी, उसके बाद आप जो चाहे ओरिजिन लेके आप अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको निकाल के बता दिया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे 2 लाइनें और लिखी है, तो वो मैं इसको पूरे बोर्ड को मिटा के लिख के तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पूरा मिटा देते हैं, 2 लाइनें हमें और लिखनी होगी, उसके लिए वो भी हम आपको बताएंगे कि हमें यही लिखना है कि आखिर में ने कुछ पूछा था व्हाट डू यू ऑब्जर्व की, तो हाँ, तो हमें जो अंग्रेजी में लिखना होगा वो शायद आप अगर लिख लेंगे तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, तो हम बोल देते हैं क्या लिखेंगे। तो आप लिखिएगा, पहले ये लिख लीजिएगा, उसी के आगे आपको लिखना है कि द एरिया इज सेम इन बोथ द केसेस बिकॉज द ट्राइंगल रिमेन्स द सेम नो मैटर विच पॉइंट इज कंसीडर्ड एज द ओरिजिन। की भाई मतलब जब ट्राइंगल ही हमारा सेम है तो हम चाहे किसी पॉइंट को भी ओरिजिन मान लें, हमारा एरिया बेटा क्या आएगा हमेशा सेम आएगा, और ये ऑलवेज का है। ठीक है, तो आप फिर से बोल देता हूं द एरिया, ठीक, द एरिया is the same in both cases because the triangle remains the same no matter which point is considered as the origin। ठीक है, तो यही आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो 2 लाइनें वो प्लीज आप लिख लीजिएगा। ठीक, तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज का बेटा जो 5वां क्वेश्चन था ये आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आएंगे 6ठे क्वेश्चन की, जो कि वो भी बेहद आसान है। ठीक है, बस आपसे बस इतना सा बस टाइम मांगता हूं मैं कि बस बोर्ड साफ हो जाए, बस उसके बाद हम आपको बताते हैं क्वेश्चन। और हमेशा ध्यान रखो भाई, जितना अच्छा अपने पेपर में लेके आओगे तुम लोग भाई उतने ही अच्छे तुम्हें नंबर मिलेंगे। बस अब आपके रिप्रेजेंटेशन स्किल्स में 1 भी % की कमी नहीं होनी चाहिए। बस बाकी आप खुद ही लोग समझदार हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है,
और बोर्ड आपको ऐसे ही नंबर दिलाती कि भाई टीचर को जानता नहीं आपकी कॉपी क्या है आप क्या। और हाँ एक बात हम और जितनी, अब ये नहीं कि क्वेश्चन को कठिन तरीके से लगाए, जितना आप आसान तरीके से लगाएंगे, जितनी आसान आसान लैंग्वेज आप लिखेंगे उतना ही टीचर को बढ़िया लगेगा। तो बिल्कुल जो सिस्टमेटिक वे में जैसे जैसे मैं आपको क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन आपको बता दूं तो आप उसे नोट भी कर दिया करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मतलब हम ये बिल्कुल मेरा ये मानना है कि अगर हमारे तरीके से अगर आप करके आते हैं पेपर में तो मुझे नहीं लगता कि कोई सभी नंबर कटेगा। ठीक है, आपको बेस्ट मार्किंग मिलेगी। ठीक है, तो अब 5वां क्वेश्चन हो गया है, अब हम आगे बात करेंगे। ये ऑप्शन एक्सरसाइज है, मैंने सोचा जब भाई सभी कराइए तो ये भी करा ही देता हूं मैं ना। अगर मान लीजिए छूट जाती तो अगला चैप्टर शुरू हो जाता, फिर हो सकता है ना हो पाती, मान लो भूल जाता तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन जब बाकी जो 5वां क्वेश्चन है ये भी, वो 5वां तो हो ही गया है, 6ठा क्वेश्चन जो है वो भी आसान है। वो उसमें सिर्फ और सिर्फ 4, 5 लाइन का आंसर है, बस एक दो फॉर्मूले लिखने उसमें कुछ नहीं करना है। इसका हम आपको अभी बता देते हैं। 7वां क्वेश्चन थोड़ा सा इसका जो मैं 6 के बाद कराऊंगा उसमें थोड़ा सा ज्यादा माइंड मतलब लगेगा क्योंकि वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। बाकी 8वां क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो 7वें क्वेश्चन मुझे लगता है 5 पार्ट है, 4 है ना, हाँ 5 पार्ट है, इसलिए ये पार्ट्स वाली तो दिक्कत करते हैं, बाकी सीधे सीधे जो क्वेश्चन होते हैं उनकी फिर बात ही क्या। चलिए अब बात करेंगे 6th आंसर की। छठा देखो बेटा, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। हमें भाई ट्राइंगल एबीसी की वर्टिसेस दे रखे हैं, तो भाई सबसे पहले हम पूरा ट्राइंगल बना लें। ठीक है, ए के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो भाई लिख लीजिए 4,6। ठीक है, बी के दे रखे हैं 1,5, सी के दे रखे हैं 7,2। जो भाई हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी वो उसके हिसाब से मैं चल रहा हूं। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी के कोऑर्डिनेट्स हमें ये दे रखे हैं। अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड एबी एंड एसी की हमें भाई कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि एबी को भी उसी टाइम इंटरसेक्ट करे और एसी को भी उसी टाइम इंटरसेक्ट करे। फिर से एक बार, A line is drawn to intersect sides AB and AC at D and E। मतलब जो भाई लाइन जो है वो मतलब जो D लाइन है वो उसी समय AB को भी इंटरसेक्ट कर रही है और जो E है वो उसी टाइम मतलब AC को भी क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है रिस्पेक्टिवली। ठीक, ये वो सच दैट AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC बराबर 1/4। ठीक, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, मतलब इस वाले ट्राइंगल का। एंड देखो भाई इतना तो समझ में आ गया, तो हमें कैलकुलेट करना है एडीई का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसके लिए हमें ए डी और ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। उसके साथ हम लोगों को कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, एबीसी का, जो कि भाई जैसे 1 2 3 मतलब 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो x1y1 x2y2 x3y3 ऑलरेडी गिवन दे रखा है हमें, तो एबीसी का तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। और डी और ई के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता लग जाए तो हम एडीई और एबीसी का निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एंड कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इसका मतलब हमें कंपेयर करना है कि हमें क्या उससे प्राप्त हुआ, मतलब उनका रेशियो एक तरह से। ठीक, रिकॉल थ्योरम मेरे हिसाब से शायद थेल्स थ्योरम है शायद से। ठीक है, तो जो हम लोगों को कंडीशन जैसे ये दे रखी थी, इसके बाद देखो हम लोगों को क्या करना है भाई। देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एडी अपॉन, ठीक है, एडी प्लस डीबी बराबर एई अपॉन एई प्लस ईसी बराबर 1/4। ये हम लोगों को बेटा दे रखा है। इसको मैंने वैसे करके लिख लिया कि एडी अपॉन एडी प्लस डीबी और एई अपॉन एई प्लस ईसी, इसको मैंने सेपरेट करके लिख लिया है। ठीक है, जो कि इसका मतलब और इसका मतलब दोनों एक ही बराबर है। ठीक, अब हमें बेटा लिखना है, अब हमें डी के कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो पॉइंट डी एंड पॉइंट ई डिवाइड्स, ठीक है, डिवाइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इन द रेशियो 1:3। ठीक है, तो भाई जो देखो डी है ना, डी है वो एबी को डिवाइड कर रही है, जैसा कि आपको पता है, ई जो है वो एसी को डिवाइड कर रही है। तो अगर हम डी के कोऑर्डिनेट्स बेटा निकालने की कोशिश करेंगे तो भाई आप खुद देख लीजिए कि इनका जो रेशियो है वो 1:3 में मतलब इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये जो डी को मतलब इस हिसाब से अगर आप देख सकते हैं तो 1:3 में इनको बांटा जा रहा है। इसका मतलब m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है। तो और ये मैं आपको बता भी चुका हूं बहुत बार। ठीक है,
और सही। तो ये जो पॉइंट ए बी है ये देखिए 1 में, और जो ई है वो आपका 1:3 में, ये हमें मिल गए हैं। अब हमें देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ए बी में, ठीक है। तो ए और बी, तो ए के भाई ये दे रखे हैं 4,6, ठीक है, बी के दे रखे हैं 1,5। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स किसके फाइंड करेंगे, डी के फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। तो x बराबर आपका क्या, वो सेक्शन फॉर्म में लगा दीजिए, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉलम m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। तो यहाँ पर बेटा x1 y1 इसे कह दीजिए, इसे कह दीजिए आप x2 और y2। तो x बराबर क्या हो गया, m1 की वैल्यू यहाँ पर से रखिए 1, ठीक है। मेरे हिसाब से x2 की वैल्यू देखिए कितनी है, ये भी 1 ही है, प्लस m2 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू कितनी है 4 है। अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा 1 प्लस 3, इसको कैलकुलेट कर लीजिए 12, और ये कितना आ जाएगा 13/4। ये आपका पहला कोऑर्डिनेट आ गया 13/4। सिमिलरली y देख लीजिए, अपॉन में तो 4 आएगा, 3 प्लस 1, m1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू देख लीजिए कितनी है 5 है, प्लस m2 की तो वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू क्या है बेटा 6 है। तो 18/5 23, 23/4। तो ये जो है आपकी जो x मतलब d के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ गए भाई 13/4 और 23/4। तो आप चाहे यहां पर लिख ही सकते हैं 13/4 और 23/4, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। सिमिलरली जो AC की जो हम बात करेंगे मतलब E वाले कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे AC के, तो मतलब हमें एक तो A पॉइंट हमें चाहिए होगा 4,6 और एक हमें पॉइंट चाहिए होगा C 7,2, ठीक। और रेशियो तो बेटा सेम ही रहेगा 1:3 मतलब m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू कितनी है 3 है। तो यदि हमें अगर x की वैल्यू अगर हमें चाहिए है, ठीक है, तो हम वो सेक्शन फॉर्म में लगा देंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन मेरे भाई m1 प्लस m2। सिमिलरली y का अगर बेटा कैलकुलेट करेंगे तो m1/2 प्लस का m2/1 अपॉन में भाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू रख लीजिए, इसको आप चाहे मेंशन भी कर सकते हैं x1 y1, इसको मेंशन कर दीजिए x2 और y2। यहाँ पर तो 3 + 1 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 + 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ऊपर की वैल्यू रख लीजिए 1 इंटू, ठीक है, x2 की वैल्यू x1 y1 ये x2 हो जाएगा, ठीक है। m2 आपका कितना था 3 था, x1 की वैल्यू कितनी है 4 है, इसे कैलकुलेट कर लीजिए 7 प्लस 12/4, 12 6 18 19/4। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 19/4। यहाँ पर y देख लीजिए, m1 की वैल्यू कितनी है 1 है, y2 की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3 है, y की वैल्यू कितनी है 6 है। तो ये कितना आ जाएगा 6 × 18, तो 20/4 मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। इसका मतलब जो E के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ गए 19/4 और 5। तो ये देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ADE का जो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे और ABC का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, उससे हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। पहले आप चाहे ABC का निकाल लीजिए या उसके बाद चाहे ADE का निकाल लीजिएगा, या पहले ADE का निकाल ले उसके बाद ABC का निकाल ले। हम ABC का पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये सब दिखाना देते, इसलिए मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स इधर लिख दिए जिससे कि ये अगर मैं मिटा दूं तो उससे कोई दिक्कत ना हो। अब इसे आप नोट कर चुके हैं 1:3 जो रेशियो था वो दोनों के लिए क्या रहेगा भाई सेम रहेगा। चलो अच्छा ठीक, अब फटाफट पहले ABC का ट्रायंगल निकालेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद ADE का निकालेंगे, उसके बाद इनका रेशियो जब हो जाएगा तब ये क्वेश्चन ओवर होगा। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल तो भाई हम पता नहीं कौन से 7.3 के आसपास से करते हो यार, 7.3 में तो पूरे एक्सरसाइज थी, ठीक है। तो आप तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी सीख गए होंगे और कैसे अप्लाई करा जाता है वो भी आपको बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से पता होगा, ठीक है। चलो और जब भी आप जैसे ABC का निकाल रहे हैं मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ABC क्या पॉइंट्स अपने रफ पे पेंसिल से लिखिया करें, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इससे गलती नहीं होगी। मान लीजिए कोई पॉइंट्स हमने कोई लिया फिर लिख वहां कुछ और जाए, तभी मैं पहले से ही मेंशन कर देता हूं कि गलती के चांसेस भाई कम से कम हो, ठीक है। और हमारा आंसर अगर एक ही बार में आ जाए तो सबसे पहले बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। आप चाहे AD का पहले निकालें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाफ, ठीक है, 123 प्लस 231 प्लस 312, ठीक है। तो ये तो आपका क्या है
ये तो फॉर्मूला ही है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक, तो यहाँ पर जो एरिया है वो जो आप ए के आप यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए 4,6, बी की आप लिख लीजिए 1,5, सी की आप लिख लीजिए 7,2 और इसे यही लगे हां तो मेंशन कर लीजिए x1 y1, ठीक है, x2 और y2 और x3 और y3। तो एरिया बराबर हाफ। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे x1 x2 x3 y1 y2 y3 सबकी आपको क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है। तो x1 की वैल्यू तो बेटा 4 हो जाएगी और y2 माइनस y3, ठीक है, मतलब 5 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस x2 की वैल्यू आप रख दीजिए, x2 की वैल्यू बेटा 1 है और y3 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 6 प्लस x3 आपका बेटा 7 है और y1 माइनस y2 मतलब 6 माइनस 5। ठीक, तो ये आप बेटा कैलकुलेट कर लीजिए, ये बेटा कितना होगा 4 इंटू 5 में 2 गया 3, ये बेटा होगा प्लस ये माइनस का 4 प्लस का 7, तो ये कितना हो जाएगा हाफ, 4 3 12 माइनस 4 प्लस 7। ठीक है, ये कितना हो गया हाफ, 8 और 7 ये कितना आ गया 8 15/2 आएगा स्क्वायर यूनिट। ये मतलब एबीसी का कितना आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो ये आपका 15/2 स्क्वायर यूनिट किसका आ गया है, एबीसी का आ गया है। अब हम बात करेंगे एडीई की। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि एडीई का जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो अब हम लोगों को निकालना है। तो जो ए जो पॉइंट है वो आप लिख लीजिए, ए जो डी के पॉइंट्स है वो आप लिख लीजिए 13/4 23/4, ठीक है, और सी जो है 19/4,5। इसके थोड़े से फ्रैक्शन है तो बहुत ध्यान से इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये बेटा x1 y1 हो जाएगा, ये बेटा x2 y2 हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 और ये आपका क्या हो जाएगा x3 y3। तो जो एरिया ऑफ एडीई है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई पर है, तो आप बेटा फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि हाफ 123, ठीक है, प्लस 231, ठीक है, प्लस 312। ठीक, इसको आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे जो कि अब तो आपको मेरे हिसाब से रख ही गया होगा। तो एरिया बराबर हाफ, ये आप बड़े से स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, जिससे कि सारी वैल्यूज एक ही बार में लिख जाए। x1 की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है और y2 माइनस y1 मतलब समझ के y2 की वैल्यू थोड़ी बड़ी है बेटा 23/4 और ये y3 मतलब ये 5 आ जाएगा, प्लस x2 की जो वैल्यू है वो आप रखिए बेटा 13/4 और y3 माइनस y3 की वैल्यू क्या है, y3 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 6। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, प्लस का x3 की वैल्यू आप देखिए, प्लस का बेटा 19/4, y1 माइनस y2 मतलब 6 माइनस का 23/4। अब आपको सिर्फ एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका हाफ हो जाएगा। ये देखिए ये 4 तो बाहर चली रहा है, अब ये बेटा यहाँ पर 1 मान ले तो 4 इंटू 1 एलसीएम 4 हो जाएगा, ये तो 4 से 4 फिर कैंसिल हो जाएगा और ये 4 के इससे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 23 माइनस का 5 और 20/4, ये तो आप कर ही लेंगे बेटा, और 13/4 और ये इंटू 5 5 6 ये कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा, प्लस एक बेटा 19/4, यहाँ पर भी 1 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 6 चौक 24 माइनस का 23/4। ठीक, और आपका ये जो 1/2 है ये बेटा बाहर ही चलता रहेगा। ठीक है, ये कितना होगा, ये देखिए 4 से 4 आप मेरे भाई काट दीजिए, 23 में से 20 का कितना बचेगा, मेरे हिसाब से 3 बचेगा, ये माइनस का 13/4 बचेगा और ये प्लस का कितना बचेगा 19/16 बचेगा। ठीक, अब 1/2 बेटा बाहर चली रहा है, 4 और 16 का एलसीएम कितना होता है बेटा 16 होता है और 16 यहाँ कितना हो गया 48 हो गया। यहाँ पर 4 4 16 होता है और 13 के 4 बार में टेबल पढ़ लीजिए कितना होता है 52 होता है और 16 में कितना होता है 16, ये आपका 19 हो गया और तो ये आपका कितना आ गया हाफ इंटू, ठीक, और 48 ये आपका माइनस का 4 बचेगा, ये प्लस का 19 बचेगा, तो मेरे हिसाब से 15/16 आ गया। तो ये आपका ओवरऑल आएगा 15/32 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, तो ये जो है ये आपका 15/32 स्क्वायर यूनिट किसका आ गया है एडीई का आ गया है। ठीक है, अब हमें जो एडीई जो आप इनका रेशियो जो आया है इससे हमें कंपेयर करना है एबीसी का। ठीक है, और ये एक तो कितना है 15/32 आया, दूसरा हम लिख लेते हैं 15/2 आया है। ठीक, इसका मतलब इसका और इसका क्या होना है कंपैरिजन होना है, सबसे पहले ये, उसके बाद इसका कंपैरिजन होना है, उसके बाद हमें जो कंपैरिजन में रेशियो प्राप्त होगा वो हमें लिखना है। तो बस एक लाइन हमें और इसमें लिखनी है, बस आप थोड़ा सा वेट और कर लें। ये पूरा मिटा देते हैं। आपको जैसे कोई एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आप निकालते चले आ रहे हैं, इसमें हमने कोई नया काम नहीं किया है। ठीक, हाँ, तो जो हमें जो कंपैरिजन जो करना है, कंपैरिजन का मतलब बेटा रेशियो। ठीक है,
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एडी बेटा कितना आया है 15/32, ठीक है, अपॉन 15/2। ठीक, तो जब ये 4 ऐसे नंबर लिखोगे तो बेटा पहले की मल्टीप्लाई चौथे से और दूसरे की तीसरे, तो इसे आप बेटा ऐसे लिख लीजिए 15 × 2 अपॉन 32 × 15। अब देखिए 15 कैंसिल हो जाएगा 2 और ये 16 दूनी 32। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1:16। ये आपका क्या आ जाएगा, जो ऑब्जर्वेशन है या जो कंपैरिजन है उनका जो रेशियो है वो आ जाएगा बेटा 1:16। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा 1:16। अब हम लोग बात करेंगे आंसर नंबर 7। एक मिनट बच्चों रुक जाइएगा प्लीज। चलिए ठीक है, तो अब आपके सिर्फ से 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक आपका 7th वाला और एक आपका 8th वाला। बस वो 2 क्वेश्चन कराने के बाद आपका ये पूरा चैप्टर एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। बस आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बोर्ड साफ हो जाए, जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है उनको भी करके जाइए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा नॉलेज भी गेन करिए। ठीक, ये वाला 7th वाला थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, बाकी 8th वाला तो ऐसे भी आ जाएगा। वो तो बहुत ही आसान है, उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा 8th वाले में। लेकिन अभी तो हम 7th पढ़ेंगे, थोड़ा सा ये थोड़ा सा टफ है, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें 5 पॉइंट है ना, तो सबको बताना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से। इसी के बाद इसी क्वेश्चन में कुछ टाइम लगेगा। अच्छा, चलो बोर्ड साफ हो गया है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। आंसर नंबर 7। चलो देखो भाई, हमसे कह रहा है कि लेट ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,2, बी के दे रखे हैं 6,5, सी के दे रखे हैं 1, विद द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो जो हमसे कहा गया वो हम कर लेते हैं कि भाई एक ट्रायंगल हम लोगों ने बना ले रहे हैं एबीसी। ठीक है, ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो बेटा आप लिख दीजिए 4,2, बी के हैं भाई 6,5 और सी के हैं 1,4। ठीक है, सही। हाँ, अब देखिए द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बीसी एट डी, कि भाई ए से एक हम मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि बीसी पे मिल रहा है, और कौन सा पॉइंट देकर जा रहा है हमें डी। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा था कि एबीसी हमसे वर्टिस ऑफ ट्रायंगल हमने फॉर्म करे थे। द मीडियन फ्रॉम ए, ए फ्रॉम मतलब होता है से आ रहा है बीसी एट डी पर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी। हमें डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमें फाइंड करना है। दूसरा हमसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी ऑन एडी सच दैट जो रेशियो है वो भाई क्या रेशियो है, मतलब एबी इज टू पीडी, मतलब यहां पर बेटा एक पॉइंट पी है, ठीक है, उनका रेशियो क्या है 2:1 है। ठीक, तो और ये इसके साथ ही साथ इन सबको भाई हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट एफ हो जाएगा, ये पॉइंट मेरे हिसाब से एफ हो जाएगा, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा पी हो जाएगा। खुद आप देख लीजिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी ऑन एडी, की एडी पर एक पॉइंट कौन सा है पी, जहां पर एपी इज टू पीडी का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है 2:1, मतलब ऐसे करके देखिए एपी इज टू पीडी का रेशियो जो है वो कितना दे रखा है 2:1 दे रखा है, और यही मैंने डायग्राम में आपको मेंशन करके बता दिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्यू एंड आर लाइज ऑन मीडियन बीई, मतलब बीई पे एक पॉइंट जो है वो क्यू है और सी एफ पे एक पॉइंट है कोई आर है। ठीक है, पी क्यू आर ये आपके पॉइंट्स हो जाएंगे।
सच दैट जो बीई और क्यूई है उनका रेशियो 2:1 दे रखा है और सीआर जैसे करके पूरा लिख देते हैं, ठीक, जिससे आपको कोई सी भी दिक्कत ना हो। क्यूई का जो रेशियो है वो 2:1 दे रखा है और जो सीआर और रेशियो आरएफ है उनका रेशियो 2:1 दे रखा है, ठीक। तो सबसे पहले पॉइंट तो हमसे ये पूछा गया था कि भाई डी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, दूसरे में हमसे कह रहा है पी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तीसरे में हमसे कह रहा है क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स बताओ, और चौथे में हमें ये बताओ कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया, और पांचवें में हमें बताओ कि इफ ए दे रखा है x1/1, बी दे रखा है x2/2, सी दे रखा है x3/3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो हमें सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल के भी कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो सबसे पहला पार्ट तो हमने डी के कोऑर्डिनेट पूछा है। देखिए डी जो है मिड पॉइंट है ना बीसी का, तो ये x1/1 x2/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, पहला पार्ट का आंसर पाओ, ठीक। तो सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल जल्दबाजी नहीं लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इज गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, तो डी बराबर मतलब जो हो जाए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मेरे भाई x1 प्लस x2/2, ठीक है, और y बराबर y1 प्लस y2/2, यही तो मेरे भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है ना, कोई नई बात हम थोड़ा बता रहे हैं आपको। ये आपका x1/1, ये आपका x2 और y2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 + 1 7/2 और y बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 + 4/2। तो जो d के कोऑर्डिनेट्स है वो 7/2, 9/2, ये जो है भाई किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, d के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसका मतलब जो d के कोऑर्डिनेट्स है यहाँ मतलब जो x की वैल्यू वो 7/2 है और 9/2 आपकी वैल्यू आ गई है। तो देखिए, तो d के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 7/2, 9/2, d के कोऑर्डिनेट्स हमने कितने निकाल लिए हैं 7/2, 9/2, ठीक। अब हम पहला पार्ट तो हमसे हो गया है ना भाई। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट d ऑन AD सच दैट AB रेशियो PD बराबर मतलब 2:1 हमें दे रखा है, इसका मतलब m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू 1 है। जब हमें रेशियो दे रखा है और जहां बेटा हम लोग को रेशियो पता होता है वहां से पे की सदाबहार फार्मूला हम लोगों का मेरे पास रखा हुआ है, कौन सा है मेरे भाई, सेक्शन फार्मूला। तो दूसरे में हमें क्या, दूसरे में भी हमें पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, कैसे फाइंड करने मेरे भाई, सेक्शन फार्मूले से, ठीक। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, मुझे लगता है मुझे ये मिटा देना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की, ठीक है, ठीक है। तो इतना आप लिख लीजिएगा, उसी के ही नीचे आपको ये लिखना होगा, ठीक है। तो अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो हम लोग यहां पर से लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ठीक है। अब हम पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी ऑन एडी। तो ए आप यहां पर लिख लीजिए 4,2 और डी के आप अभी मैंने आपके सामने निकाले 7/2, 9/2, इसे मेरे भाई x1/1, इसे कर लीजिए आप x2 और y2। बहुत सबर से करवाते बेटा एक सवाल, ठीक। तो x पर वो हाँ x बराबर m1x2 प्लस मेरे भाई m2x1 अपॉन बेटा m1 प्लस m2 कॉलन y बराबर m1/2 अपॉन m1 प्लस m2। मेरे भाई वैल्यूज लगा दीजिए, m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2:1, रेशियो तो सभी का सेम है, वो तो होना भी चाहिए। ये m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इंटू x2 की वैल्यू देखिए, x2 की वैल्यू बेटा 7/2 दे रखी है, प्लस m1 m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, और x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 देखिए 4 दे रखी है, और नीचे इनका जोड़ दे रखा है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 7 + 4 11/3। x की वैल्यू कितनी आ गई 11/3। y की वैल्यू देख लेते मेरे बेटे कितनी आती है, m1 की जो वैल्यू है वो 2 दे रखी है, इंटू y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 9/2 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 है ना भाई, और y1 की वैल्यू कितनी है 2 है, अपॉन 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ये कट गया, ये कितना आ गया बेटा 11/3। इसका मतलब जो p के कोऑर्डिनेट्स है वो भी कितने आ जाएंगे भाई 11/3, 11/3, ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट्स भी हमने क्या करेंगे बेटा निकाल लिए हैं। अब ऐसा करो भाई, जब आपने क्या करा है डी के भी निकाल लिए, पी के भी निकाल लिए, तो भाई लगे हां तो ई के भी निकाल लो भाई, हमें जरूरत पड़ेगी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्यू एंड आर, फिर क्यू आर के भी निकालेंगे ऑन मीडियंस बीई एंड सी रिस्पेक्टिवली सच दैट जो रेशियो सामने आप ई के भी निकाल लो बेटा, ठीक है। अब देखो जो ई के जो कोऑर्डिनेट्स है ना, देखो ई जो है मिड पॉइंट तो है इसी का, तो इस वाले के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मिड पॉइंट से निकाल सकते हैं 4 + 1 5/2 और 2 + 4 6/2 मतलब 3, तो 5/2, 3 ये आपके आ गए हैं, समझ गए। एक लेकिन हम आपको फिर से बता देंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ना कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई की, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो समझ गए स्टूडेंट वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझे हैं वो इधर देखिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई बराबर हम क्या लिखेंगे मेरे भाई x1 + x2/2 और y बराबर y1 + y2/2, तो x और y के लिए जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 + 1/2 और ये कितना हो जाएगा 4 + 2/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी वैसे 5/2 और 6/2 कितना होता है 3 होता है। ऐसे कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए हैं ए के भी बेटे, ठीक। तो
अब हम आपको एक बात बता दें, देखो ये जो पॉइंट पी है ये कोइंसाइड कर रहा है ना भाई, ठीक है, एडी पे एक पॉइंट है ना पी, तो इसीलिए और भी हमसे सवाल कह रहा था, एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द क्यूब। जो बी पे देखो, जो बी है ना उस पे भी एक पॉइंट है क्यू, एक सी एफ पे उस पे एक पॉइंट आर एस, जैसे कि एडी पे एक पॉइंट पी है, इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स 11/3, 11/3 निकाले। सिमिलरली जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी भाई यही आएंगे, और जो आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी मेरे भाई यही आएंगे। क्यों यही आएंगे? क्यों? क्योंकि ये जो हैं कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पॉइंट्स Q एंड P वुड बी कोइंसिडेंट बिकॉज द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड द सेंट्रोइड। तो इसे हम क्या करेंगे? सेंट्रोइड कहेंगे। सेंट्रोइड का मतलब 3, मतलब सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब कि P पॉइंट और Q पॉइंट और R पॉइंट, मतलब इस पे क्या कर रहे हैं? एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए हम चाहे P के कोऑर्डिनेट्स निकाले, चाहे Q के निकाले, चाहे R के निकाले, इन तीनों के क्या आएंगे मेरे भाई? बराबर आएंगे, ठीक है। तो यही हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन हमारे ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको निकाल के भी दिखाएंगे कि कैसे इनके कोऑर्डिनेट्स 11/3 और 11/3 आए। हम ऐसे हमने आपको समझा दिया है, मेरा पूरा भरोसा है कि आप समझ गए होंगे, लेकिन हम आपको बिल्कुल लिख के भी बताएंगे, क्योंकि भाई जितना हम लिखेंगे उतना ही हम बेहतर बनेंगे। जब हम आपसे खुद ये बात कहते हैं तो हम भी ज्यादा लिखेंगे आपके साथ ही और आपके सामने, ठीक। तो ये आपके P के ऐसे निकल के आए, सिमिलरली Q के भी, सिमिलरली R के भी ऐसे। मैं आपको क्यू और मेरे पॉइंट ज्यादा इसलिए नहीं दिखाया जा रहा क्योंकि फिर फिगर थोड़ा सा बेटा गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए मैं आपको बस ऐसे ही समझा देता हूँ, ठीक। तो आप बस मेरा इतना सा बस काम करेंगे कि जो ई के कोऑर्डिनेट्स है, ये जो ई निकल के आ गए हैं ना, ये ई, ठीक है। जो ई के जो कोऑर्डिनेट्स मैंने अभी निकाल के दिखाए, इसके नीचे आप एक लाइन लिख देंगे कि पॉइंट्स क्यू एंड पी वुड बी कोइंसिडेंट because the medians of a triangle intersect each other at a common point called the centroid, therefore the coordinates of q can be given by, ठीक। तो इतना मेरे भाई आप प्लीज लिख लीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे क्यू के बारे में। क्वेश्चन भी पढ़ेंगे कि क्यू के लिए हमें कौन कौन से रेशियो चाहिए होंगे, मतलब कौन कौन से कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। देखो क्यू के लिए हमें चाहिए होगा बी की, ठीक है। तो बी के आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, बी 6,5 और ई के लिख लीजिए 5/2, 3। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जो पॉइंट आ रहा है, इसलिए ई के भी मेरे बेटे लगे हाथों निकाल लो, और रेशियो तो बेटा सेम ही दे रखा है। तो कोऑर्डिनेट्स अब हमें किसके फाइंड करेंगे? सबसे पहले क्यू के। तो आप यहां पर नीचे लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, ठीक। रेशियो तो बेटा 2:1 है, तो m1 ये हो जाएगा, m2 ये हो जाएगा। ये आपका भाई x1/1 और ये आपका x2/2। तो ये क्यू है x बराबर m1x2, ठीक, प्लस m2x1 अपॉन में दोनों का सम, ठीक है ना। यही तो बेटा सेक्शन फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ m है तो यहाँ n भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे तरीके से ही लगाइए प्लीज, ठीक है। y बराबर m1/2 प्लस का m2/1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। और अगर आप यहाँ n रखना चाहे तो भी मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो m प्लस n हो जाएगा नीचे, ठीक। तो x की जब आप वैल्यू निकालेंगे ना, तो m1 की तो वैल्यू बेटा 2 दे रखी है, x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5/2 दे रखी है, प्लस m2 की जो वैल्यू है वो 1 दे रखी है, और x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6/2 + 1 3। अब आप ये देख लीजिए कि x की वैल्यू 6 और 5 11/3। ऐसी y की वैल्यू भी यहाँ पर 2 + 1 3 हो जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, और y2 की वैल्यू आप देख लीजिए कितनी है? यहाँ पर 3 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू कितनी है? 5 है। 3 दूनी 6 और 5, ये कितना आ जाएगा बेटा? 11/3। तो जो q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने आ जाएगा बेटा? 11/3, 11/3। तो ये 11/3, 11/3 q के आ गए हैं। अगर हम r की बात करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द आर की अगर बात करेंगे तो भाई m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। और हमें r के लिए क्या चाहिए होगा? cf चाहिए होगा। तो c के कोऑर्डिनेट्स अभी पता ही है 1,4, और f के, ये f के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, हाँ f के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अब आप यहां पर देखिए, जैसे कि हमने e के, जैसे कि मेरे बेटे हमने e के मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाले थे, ऐसे इसके भी निकाल लोगे। f जो है मिड पॉइंट है ना भाई ab का, तो 4 + 7/2 और 2 + 9/2। ये आप जब ऐसे करके निकालेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ ab, ठीक है। अरे सॉरी, ये तो d के लिखे हुए, इससे थोड़ा मतलब a और b के, सॉरी। जब आप इसके f के कोऑर्डिनेट्स निकालें, क्योंकि हमें f के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे तभी तो आप देखिए ये 6 + 4 कितना होता है? 10/2, तो 10/2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, कॉमा 5 और प्लस 2 ये कितना हो जाएगा? 7। और ये तो आपका ये निकल के आ जाएगा 5,7/2। तो ये f के कोऑर्डिनेट से e के मेरे ध्यान नहीं है, सॉरी बेटे, ठीक है। तो 5/2, 3 आया था, इसके 5,7/2
2। तो जो हमारे एफ के हैं वो कितने आ जाएंगे बेटा 5,7/2। तो ये आपका बेटा x1 y1, ये आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा x2 और y2 रेशियो तो सेम दे रखा है, अपॉन में 3 अपने आप लिख लीजिए। m1 की तो वैल्यू 2 दे रखी है इनटू x2 की वैल्यू 5 है प्लस m1 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, 5 दूनी 10 और कितना आ गया बेटा ये 11/3 आ गया। और y बराबर m1 की तो वैल्यू मेरे हिसाब से 2 दे रखी है और y2 की वैल्यू 7/2 दे रखी है। यहाँ पे पहले से कैंसिल कर दीजिए और ये m1 की वैल्यू 1 है और m2 y1 और ये कितना आएगा 4 आ जाएगा और यहाँ पर तो 3 है तो y की वैल्यू 7 4 11/3। तो p q और r इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स क्या आए मेरे बेटे 11/3 आए, जो कि मैंने आपसे पहले ही कहा था और आपको तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाए हैं। अब हम लोग बात करेंगे भाई फोर्थ पार्ट की। 3 पार्ट तो बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताया कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। एक इनने नोट लिखा है, पढ़ लेते हैं। द पॉइंट विच इज कॉमन टू ऑल द 3 मीडियंस इज कॉल्ड द सेंट्रोइड। कि भाई कॉमन पॉइंट को हम सेंट्रोइड ही कहते हैं, जो कि 3 मीडियन से होकर गुजर के जाते हैं और हमेशा उसका रेशियो क्या होगा 2:1। क्योंकि देख लीजिए ये गया तो ये 2:1, ऐसे आपको पता भी है 3 पॉइंट है ना, तो इनको रेशियो में क्या हो गया हमारा 2:1 में हमारा बांटा जाएगा ऐसे हमेशा के लिए। ठीक, सेंट्रोइड में ऐसा होता है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो हमने कोऑर्डिनेट्स p के निकाले हैं, q के निकाले, r के निकाले हैं, वो हमने सेम निकाले, जो कि हमें शो करता है कि मीडियन इंटरसेक्ट ईच कॉमन पॉइंट दैट इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो यही हमें चौथे पॉइंट में अंग्रेजी में इसको लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा बड़ा था, तो लेकिन मैंने आपको बहुत संवेदन बहुत आराम मतलब बिल्कुल बहुत अच्छे से रट दिया होगा। बिल्कुल अब आपको समझ है, आपने मेरी बात को एक अच्छे तरीके से सुना होगा। ठीक है, तो अब हमने जो लिखाया था वो आपको मैं अंग्रेजी में लिखा देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपका एक प्रत्येक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन तो बेटा बहुत ही आसान है, उसमें तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस आप उसमें तो डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा। अभी से मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन लगभग हो ही गया है। और जब भी हम हमेशा बेटा सेंट्रोइड की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर x1 + x2 + x3/3, क्योंकि 3 मीडियंस होकर गुजर के जा रहे हैं। y बराबर y1 + y2 + y3/3, ये इसका अगला पार्ट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 3 पॉइंट से। ठीक है, मिड पॉइंट अगर कोई आता है तो x1 + x2/2 सेंट्रोइड में 3 हो जाते हैं, तो x1 + x2 + x3/3 यही हमें बताना था। तो जो हमें इसमें अंग्रेजी में लिखना था वो आप मेरे बेटे लिख लीजिए। फोर्थ का क्या था कि लिखेंगे आप कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, लिख लीजिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, q एंड r आर सेम, विच शोज दैट, हमें क्या वहां से प्राप्त होता है या क्या शो हुआ है हमें, विच शोज दैट मीडियंस इंटरसेक्ट, ठीक है, मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट, कि मीडियन हमें इंटरसेक्ट कर रहा है कॉमन पॉइंट पे, दैट इज द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, दैट इज द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक, तो यही मुझे इसे लिखकर बताना था। अब इसका जो 5वां पॉइंट है उन्हें हम बेटा लिख लेते हैं कि 5वां हमसे क्या कह रहा है कि इफ a जो है वो x1 y1 है, b जो है वो x2 y2 है एंड c जो है वो x3 y3 है, तो x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। अब आपको डायग्राम से भी समझा देते हैं कि एक A है, ये B है और ये C है। जो A का जो वर्टिसेस दे रखा है x1 y1, B का दे रखा है x2 y2 और C का दे रखा है x3 और y तक हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लें तो ये ऐसे करके 3 पॉइंट से जाएगा D, E और F। तो इसे ये हमारा हो जाएगा x1 + x2 प्लस का x3/3। ठीक है, ये x की वैल्यू हो जाएगी y बराबर, जो कि अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले बताया कि y1 + y2 प्लस का y3/3, ये आपका क्या हो जाएगा सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल हो जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब आपका 7 क्वेश्चन कंप्लीट और बेस्ट तरीके से कंप्लीट। ठीक, अब 8वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के बाद आपका पूरा चैप्टर ओवर। चलो भाई फटाफट से आखिरी वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल है, आसान है ना करना, ऐसा है कुछ नहीं लेकिन है बढ़िया सवाल है। ठीक है, चलो बस बोर्ड मिट जाए इतना सब वेट करिए, बाकी आप समझ गए होंगे। नोट करना हो तो बहुत अच्छे अब तक आपके नोट्स बन गए होंगे। जो स्टूडेंट हमारे मतलब नोट्स बनाना है ना, तो भाई 1 to 7 चैप्टर भाई A to Z मतलब बहुत बढ़िया तरीके से उसके नोट्स बनने होंगे। आपका एक एक चीज आपको समझाते हैं, जब कोई चैप्टर अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर मैंने शुरू करा है तो सबसे पहले ज्योमेट्री का मतलब पूरा A to Z, फिर कोऑर्डिनेट, फिर बोथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी असल में क्या मीनिंग रखते हैं, दोनों वर्ड एक ही साथ हैं, तो वो भी मैंने
सब इंट्रोडक्शन से लेके आपको बनाया, और जो भी मैं वीडियो जो बनाता हूँ, जैसे 7.4 ये तो मैंने पार्ट 2 बना रहा हूँ मैं, तो पार्ट 1 में वो वीडियो तो अपलोड है, उसके साथ ही साथ जो भी मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिलेटेड जितना भी सब कुछ बताया हुआ है उसके वीडियोस में रिस्पेक्ट, वो भी लिंक मैं देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहें तो वहां से वीडियो को भाई देख सकते हैं। और हमारे वीडियो देखने से मैं इतना बताऊंगा, आप कुछ ना कुछ तो नया जरूर सीखेंगे। ठीक, चलो एक क्वेश्चन बचा है बस, वो और कर लेते हैं, फिर नए चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। कोई सी दिक्कत हुआ करे आपको तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, आपका उसका भी सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलो भाई लास्ट सवाल, लास्ट में क्वेश्चन हमसे क्या करें, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, एबीसीडी इज रेक्टेंगल, ए बी सी और डी जो पॉइंट्स है वो आप मेंशन कर दीजिए। पहले एबीसीडी आपने और अच्छा सा रेक्टेंगल बनाइए। ठीक है, ठीक है, ए बी सी और डी जो इनके पॉइंट्स है वो लिख लीजिए। ए के पॉइंट्स क्या है, -1, -1। ठीक है, बी के क्या है, -1, 4। ठीक है, सी के हैं 5, 4, डी के हैं 5, -1। ठीक, एक बार फिर से पढ़ते हैं। एबीसीडी इज रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स एबीसीडी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज -1, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज -1, 4, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज 5, 4 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इज 5, -1। इफ P, Q, R एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, मतलब P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, बहुत आराम से बेटा। ठीक है, Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है, PQ। ठीक, R जो है वो CD का मिड पॉइंट है। ठीक, और जो S है वो DA का मिड पॉइंट है। ठीक है ना, हमसे सबसे पहले क्या कहते हैं एक बार कि एबीसीडी रेक्टेंगल, जहां पर ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स है, हमसे कहा गया है कि पी जो है एबी का मिड पॉइंट है, क्यू बीसी का मिड पॉइंट है, आर डीसी का और एस एडी का। ठीक है, आर द मिड पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली इज द कोऑर्डिनेटर। ये जो कोऑर्डिनेटर जो बन रहा है, ये ऐसे कहते हैं स्केल से उल्टा लाइन खींचेगा, मोबाइल स्केल नहीं तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन आ जाएगी। जो कोऑर्डिनेटर हमारा बन रहा है ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है, ये इसका हमें आंसर हमें बताना है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेटर बन रहा है, ये स्क्वायर है, मतलब चारों साइडें इक्वल हैं। अगर ये स्क्वायर होगा तो चारों साइडें इक्वल होगी, जो डायगोनल निकालेंगे वो भी बराबर होंगे। और हमसे क्या पूछ रहा है, या ये रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस हमसे क्या पूछेंगे, चारों साइडें इक्वल, और अगर ठीक है, और अगर डायगोनल भी अगर बराबर नहीं आ पाते वहां पे तो हमारा वहां पे रोम्बस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो बेटा, हम आपको अभी से बता दे रहे हैं, देखो P AB का मिड पॉइंट है, हमने नहीं कहा है, क्वेश्चन में कहा है। Q BC का मिड पॉइंट है, R DC का, S तो हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से, AB की सहायता से, मिड पॉइंट फार्मूले से, सॉरी। Q के हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे मिड पॉइंट फार्मूले से, BC की मदद से, R के निकालेंगे DC की मदद से, और S के निकालेंगे AD की मदद से। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ द AB, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, ये आप यहां पर चाहे लिख भी सकते हैं कि हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, तो देयरफॉर बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, तो हमें मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमें ये बताना है कि जो P के जो कोऑर्डिनेट अगर हम निकालेंगे तो ये x1 y1, ठीक है, ये भाई x2 y2, ठीक है, तो ये P के अगर निकालेंगे तो x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, सिमिलरली y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। सबसे पहले हम आपको एक स्टेप करके बता रहे हैं कि ये चारों पहले निकाल लीजिए, उसके बाद हम इनकी लेंथ को इक्वेट करके देखेंगे, PQ, QR, SR और PS। अगर इनकी लेंथ बराबर आ गई और फिर इनका डायगोनल, ये वाले डायगोनल और ये वाले डायगोनल, SQ और PR के जो डायगोनल्स हैं ये जो जा रहे हैं इनको हम देखेंगे। अगर ये सब बराबर आते तो इसका होगा, अदरवाइज कुछ और ही निकलेगा इसमें। ठीक, तो x बराबर x1 प्लस x2 मतलब -1 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू -1। सिमिलरली y बराबर 4 -1, ये सर 3 अपॉन 2, तो 1 कॉमा ये कितना आ गया, -1 3 अपॉन 2। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं कितने आ गए, -1 3 अपॉन 2। तो -1 और 3 अपॉन 2 ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा, P के आ गए हैं। ठीक है, तो आप बताइए, तो Q के हम बेटा डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं या लिख लीजिए आप। ठीक है, तो Q जो है यहाँ पर
निकाल ही लीजिए। क्यू जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का, ठीक है, क्यू जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बी मार्क करेंगे, क्या लिखा हुआ है -1,4, ठीक है, और सी लिखा हुआ है 5,4। ये आपका बेटा x1 y1 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा x2 और y2। यहाँ पर ये तो 2 आएगा ही, ठीक है, ये 5 - 1 मतलब 4/2 2 हो जाएगा, और y बराबर y1 + y2 मतलब 4 + 4 8/2, ये कितना हो जाएगा 4। तो p के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे बेटा 2,4 आ जाएंगे। q के कोऑर्डिनेट्स p के आ गए, q के भी आ गए हैं, p q अब r, ठीक है। अब हम r की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये तो आपको समझ में आया होगा, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ कर ही नहीं आना, ठीक है। और ठीक है, r के अगर हम सहायता लेंगे तो हमें d चाहिए होगा, 5,-1 दे रखा है, और c दे रखा है 5,4। इसे मेंशन कर लीजिए, x1 y1 रहेगा ये, इसे मेंशन कर लीजिए, x2 y2 रहेगा, ये कितना बचेगा 5 + 5/2, ये हो जाएगा y बराबर 4 - 1/2, ये कितना हो जाएगा 5 + ये 5, और ये कितना हो जाएगा 3/2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 5,3/2। तो ये 5,3/2 आ गए। अब हम बात करेंगे एस की सेंस, हम लिखेंगे कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, इस S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। पिछले वाले में आप सही कर लीजिएगा कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहां पर आप S कर देंगे, ठीक है, ठीक है, S जो है वो AD का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हमें A और D की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर A और D की आवश्यकता होगी। A के जो पॉइंट्स है वो कितने -1, ठीक है। D के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 5,-1, ये बेटा x1 y1 हो जाएगा, ये मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका x2 और y2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 - 1/2, और ये -1/2, तो ये कितना हो गया 4 का आधा 2 हो जाएगा, और ये -1, तो इसके क्या आ जाएंगे 2, -1, ठीक। तो ये 2, -1, ये आपके चारों के मैंने कोऑर्डिनेट्स आपको मिड पॉइंट से निकाल के बता दिए हैं। तो चारों के कोऑर्डिनेट्स भी मैंने लिख दिए हैं, ठीक। अब हम इनकी लेंथ को इक्वेट करेंगे, ठीक है। लेंथ तो भाई अगर हमें किसी की भी लेंथ निकाले, तो लेंथ निकालने का तो एक ही सेक्शन फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब हमें रेशियो दे रखा है, रेशियो तो हमें यहाँ पर कुछ दे ही रखा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो लग ही रखा है, ठीक। मिड पॉइंट फॉर्मूले से अगर हम मिड पॉइंट तब लगता है जब हमसे क्वेश्चन में कहता है कि ये जो है, जैसे कि हमसे कहा गया था P जो है वो मिड पॉइंट है AD का, तो लगा दो, ठीक है। तो अब हमें जो इक्वेट करनी है वो हम यहाँ पर आपको लिख के दिखा दे रहे हैं कि लेंथ हमें PQ इक्वेट करनी है, लेंथ हमें SP करनी है, लेंथ हमें QR, ठीक है, लेंथ हमें RS, ठीक, और उसके बाद लेंथ हमें PR, ठीक है, PR ये वाली और QS ये वाली, ये जो डायगोनल है इसके PR, और लेंथ हमारी QS। ये चाहे आप यहां पर से ब्रैकेट में बंद करके इन्हें डायगोनल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स भी आप क्या मतलब किससे, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो वो मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला भी हम आपको साइड से लिख के बता देते हैं कि क्या होता है कि x2 मतलब डिफरेंस ऑफ x² प्लस डिफरेंस ऑफ y², है ना। तो यहां पर आप मुझे किसके कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे PQ के चाहिए होंगे ना। तो सबसे पहले P कितना है -1, 3/2, और Q कितना है 2, 4। तो ये बेटा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 और y2, ठीक। तो x2 - x1 होल स्क्वायर मतलब 2 -1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 मतलब 4 - 3/2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया बेटा 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, और ये देखिए 4 × 2 = 8, ठीक, ठीक है, 4 × 2 = कितना होगा बेटा 8 में से 3 का कितना बचेगा 5, तो 5/2 का होल स्क्वायर मतलब 25/4, और तो ये आपका यहाँ पर कितना हो गया 9×36 प्लस का 25/4, तो ये कितना जाएगा √61/4। तो ठीक है, तो भाई 61 का तो अंडर होता ही नहीं है, और ये 4 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो √61/2 आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी PQ की वैल्यू आ जाएगी। और हम आपको अभी से बता देते हैं कि अगर हमें PQ देखिए PQ, ठीक है, SP, ठीक है, QR और SR, जब आप इन चारों की निकालेंगे, मतलब ये तो एक ही मैंने निकाले दी है, और जब इन 3 की भी आप निकालेंगे तो 61/√61/2 आएगा। और साथ ही साथ जब आप इसकी निकालेंगे PR की वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू क्या है अलग अलग आएंगे, तो वहां से हमें पता लग जाएगा कि ऑल साइड्स तो इक्वल है, लेकिन जो हमारे डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारा गिवन फिगर क्या हो जाएगा वहां पर रोम्बस हो जाएगा, ठीक।
तो यहाँ पर अगर हम एसपी की बात करेंगे तो हमें एक एस कोऑर्डिनेट चाहिए होगा 2, -1 और एक हमें पी चाहिए होगा, एक हो जाएगा -1, 3/2। ठीक, तो हाँ तो भाई बस इतना कहना चाहते थे, थोड़ा सा बेटा जाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आप बेटा प्लीज इतना सा मेरा काम करें, मैं छोड़ के इतना सा बेटा काम मेरे भाई कर लीजिएगा कि √61/2 इसकी वैल्यू आएगी, √61/2 मेरे भाई इसकी वैल्यू, जैसे मैंने ये पहले कैलकुलेट करके बताया। सिमिलरली √61/2 इसकी भी वैल्यू आएगी और साथ ही साथ पीआर की वैल्यू बेटा 6 आएगी और इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई 5 आएगी। जब आप ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे कि देखिए x1 y1 x2 और y2, ठीक है, तो ये आप होगा ना कि x2 - x1 होल स्क्वायर मतलब -1 और -2 का होल स्क्वायर। चलिए कोशिश करते करा देते हैं, फिर थोड़ा देख लेंगे। y2 - y1 मतलब 3/2 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस ये 3/2 y2 - y1, हाँ तो ये +1। ठीक है, तो ये देखिए आप ये कितना हो जाएगा 5/2 मतलब ये 25/4। तो आप ये देख लीजिए √61/2 इसकी भी वैल्यू वही आई है। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करेंगे QR की बात करेंगे तो Q जो है वो हमें दे रखा है 2,4। चलिए हम करा देते हैं फिर जाते हैं। ठीक है, R जो है वो हमें दे रखा है 5,3/2। तो ये वैल्यू x1 y1 हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई x2 y2, डिफरेंस ऑफ x² प्लस डिफरेंस ऑफ y² मतलब 5 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3/2 माइनस का 4 होल ऑफ स्क्वायर, ये तो बेटा 9 ही आएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा प्लस ये देखो कितना होता है 4 2 जा 8 और 8 में से 3 गया 5 का स्क्वायर कितना होता है 25/4। तो ये भी अंडर रूट में कितना आ गया 61/2। ये देखिए 9 चौक 36, 36 में 25 कितना होता है ये 61, ये भी आ गया आपका। अब आपका बारी है RS की, तो R हमें दे रखा है बेटा 5,3/2 और S हमें दे रखा है 2, -1। तो ये वैल्यू x1 y1, ये वैल्यू कितनी हो गई x2 और y2। तो ये भी भाई 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका -1 और माइनस का 3/2 होल स्क्वायर, ये बेटा 3 का स्क्वायर। यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी आपका ये 9 हो जाएगा और ये प्लस ये कितना हो जाएगा -2 माइनस के -5 का स्क्वायर मतलब का 25/2 का स्क्वायर 4। ये भी √61/4 मतलब √61/2। ये आपको मैंने चारों वैल्यूज निकालकर ये भी PS से ये RS तक निकाली। अब हम बात करेंगे PR की, तो P आपका है -1, 3/2 R जो है वो क्या दे रखा है 5,3/2। ये आपका बेटा हो जाएगा x1 y1, ये आपका हो जाएगा x2 और y2। तो ये आपका हो जाएगा 5 - +1 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है प्लस 3/2 और 3/2 ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो √36 का स्क्वायर कितना होता है 6 होता है। तो मतलब RS की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब हम बात करेंगे QS की, तो हमें कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे Q के कितने कोऑर्डिनेट, Q के क्या है यहाँ पर हमारे 2,4 है और हमारे पास S जो है S के कोऑर्डिनेट्स कितने 2,1 है 2, -1। तो ये आप देख लीजिए x1 y1 ये आपके हो जाएंगे x2 और y2। तो QS की जो वैल्यू है √x2 - x1 होल स्क्वायर y1 - y2 होल स्क्वायर। तो ये 2 में से 2 गया ये तो 0 ही हो जाएगा और 4 - +1 का होल स्क्वायर, तो ये अंडर कितना हो जाएगा 25। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो आप लिखेंगे कि तो आप यहाँ पर एक वैल्यू लिख लीजिएगा कि द एबव वैल्यू शोज दैट, आप ऐसे करके लिखिएगा कि सिंस PQ बराबर SP बराबर QR बराबर RS, ये वैल्यू हमें दे रखी √61/2 और सिंस PR इज नॉट इक्वल टू QS, तो ये जो है ये नहीं आ रहे। तो आप ये लिखेंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल बट द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर द गिवन फिगर इज रोम्बस। ठीक है, ये जो हमारा फिगर जो आपका बचेगा ये क्या होगा, ये रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो गिवन फिगर है द गिवन फिगर इज रोम्बस। बस इतना ही मुझे बताना था। चलिए मैंने पूरा ही क्वेश्चन आपको करके बता दिया, कहीं पर भी कुछ भी स्किप नहीं किया है। तो चलिए आप जो काम होगा मैं निपटा दूंगा उसे। ठीक है, तो भाई अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो में स्टूडेंट को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना मदद से ध्यान रखें। टेक केयर, नमस्ते।